हेलो। चलो फिर से बताते हैं। एक नाव को पॉइंट ए से बी तक डाउनस्ट्रीम जाने में और ए और बी के बीच मिड पॉइंट सी पर वापस आती है। करंट की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में नाव की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक नाव ए से बी तक जाती है डाउनस्ट्रीम, फिर ए और बी का मिड पॉइंट है सी, फिर वापस आती है मिड पॉइंट तक। तो वापस कैसे आएगी? अपस्ट्रीम। अगर कोई नाव ए से बी तक डाउनस्ट्रीम जाएगी तो नाव लौटकर कैसे आएगी? नाव लौटकर अपस्ट्रीम आएगी बेटा, अपस्ट्रीम। ठीक है भाई, आपसे पूछा है ए बी के बीच की दूरी, और ए से बी तक जाने में, बी से सी तक आने में 20 घंटे लगा नाव को। तो मेरे प्यार भी टोटल टाइम आपको दिया है। तो अगर आप डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? एक्स प्लस वाई। नाव की शांत जल में चाल 10 है, करंट की स्पीड वाई है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? 10 5 15। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी? 5। तो आप ए बी डिस्टेंस जाओगे 15 की स्पीड से, फिर आप ये जो है सी ना मिड पॉइंट है, जितना बीसी की लंबाई है उतना ही एसी की लंबाई है। तो ये जो बीसी है ये ए बी का आधा ही तो है, टोटल डिस्टेंस ए बी का आधा ही तो है। फिर आप ए बी का आधा डिस्टेंस वापस आते हो 5 की स्पीड से। जाने में आने में टोटल समय 20 घंटे लगा, ए बी का आधा डिस्टेंस वापस आते हो। मैंने एलसीएम लिया, कैलकुलेशन करी, ए बी का मान 120 आ गया। ठीक है जी, एकदम सिंपल सवाल था। आगे चलते हैं। एमटीएस के पेपर का क्वेश्चन है, ये बताओ। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भी 65। ये बताइए जल्दी से। ठीक है ना? अगर आपको याद हो मेरे प्यारे भाई, मैं आपको अगला टाइप समझा रहा हूं। इस टाइप के 3 सवाल हैं। अगला टाइप आएगा इस टाइप के मेरे प्यारे भाई 3 क्वेश्चन हैं। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि भाई ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी किलोमीटर है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी किलोमीटर है, डी। ए और बी के बीच की जो दूरी है मेरे दोस्तों डी है। ठीक है भाई, अगर कोई नाव ए से बी तक जाती है, ए से बी तक जाती है, अगर कोई नाव ए से बी तक जाती है डाउनस्ट्रीम एक्स प्लस वाई की स्पीड से, फिर नाव बी से ए तक वापस आती है अपस्ट्रीम। अगर नाव कोई डाउनस्ट्रीम जाएगी तो वापस कैसे आएगी? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम वापस आती है एक्स माइनस वाई की स्पीड से। तो नाव को जाने और लौट के आने में टोटल टाइम कितना लगेगा? तो नाव को जाने और लौट के आने में जो टोटल टाइम लगेगा मेरे प्यारे भाई, वो टोटल टाइम टी बराबर होगा 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही प्रूफ करके लिखवा दिया। अपनी कॉपी टटोल के देखो, पीछे कॉपी खड़खड़ा के देखो, आपको कॉन्सेप्ट लिखा हुआ मिलेगा कि अगर कोई नाव ए से बी तक डी किलोमीटर की दूरी डाउनस्ट्रीम जाती है एक्स प्लस वाई की स्पीड से, फिर वापस आती है एक्स माइनस वाई की स्पीड से, तो नाव को लौट जाने और वापस लौट के ए तक आने में टोटल टाइम जो लगेगा, याद है किसी को? 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। याद है? इसी कॉन्सेप्ट पर मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। इस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो ही सवाल जल्दी होगा, वरना बहुत लेंदी होगा भाई। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहले ये सवाल कैट के एग्जाम में आया है, एमबीए के पेपर में, पढ़ो। एक आदमी मोटर बोट से ट्रेवल करता है डाउन ए रिवर डाउनस्ट्रीम अपने ऑफिस। बताओ, लग रहा है आदमी पाषाण काल में रह रहा है। ऑफिस नदी से जा रहा है ना? नदी से जा रहा, मोटर बोट से, फिर वापस आता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है भैया। वो नदी से जाता है मोटर बोट से ऑफिस और फिर लौट के आता है विद द स्पीड ऑफ रिवर अनचेंज्ड। रिवर की स्पीड को बदले बिना, रिवर की स्पीड को बदले बिना, इफ ही डबल्स द स्पीड ऑफ हिज मोटर बोट, अगर वो अपनी मोटर बोट की स्पीड को डबल कर देता है,
नदी की स्पीड बदले बिना, भाई नदी की स्पीड नहीं बदली, नदी जिस स्पीड से पहले बह रही थी आज भी उसी स्पीड से बह रही है। अगर वो अपनी मोटर बोट की स्पीड को डबल कर देता है देन हिज ट्रेवल टाइम गेट्स रिड्यूस बाई 75%, तो उसके यात्रा का समय 75% कम हो जाता है, उसके यात्रा का समय 75% कम हो जाता है। तो आपसे पूछा है मोटर बोट की ओरिजिनल स्पीड और रिवर की स्पीड का रेशियो क्या है, ये मेरे प्यारे भाई सवाल है। मोटर बोट की ओरिजिनल स्पीड यानी कि x और नदी की स्पीड यानी कि y, मोटर बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड का रेशियो आपसे पूछा x से y। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सभी लोग सवाल समझेंगे, प्यार से समझेंगे मेरे प्यारे भी। सपोज जैसे एक आदमी जो है नदी से ऑफिस जाता है बेटा ए से बी, तो एक आदमी मेरे दोस्तों नदी से ऑफिस जाता है ए से बी, फिर वापस आता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम जाता है वापस आता है डी किलोमीटर की दूरी। तो आप मुझे बताओ आदमी को ए से बी तक जाने में, आदमी को ए से बी तक जाने में फिर वापस आने में टोटल टाइम कितना लगेगा। मैंने मान लिया कि आदमी घर से ऑफिस जाता है डी किलोमीटर नदी से, ए से बी तक जाने में और आने में टाइम कितना लगेगा। तो टाइम लगेगा मेरे प्यारे बच्चों 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आने जाने में टाइम लगेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब क्या किया मेरे दोस्तों, अब हमने रिवर की स्पीड तो नहीं बदली, रिवर की स्पीड y का y ही रहने दी, लेकिन मोटर बोट की स्पीड को डबल कर दिया। हमने मोटर बोट की स्पीड को x से डबल कर दिया 2x, मोटर बोट की स्पीड को हमने x से डबल कर दिया 2x, और अब जो टाइम लगता है वो पहले से 75% कम हो जाता है। तो आप मुझे बताओ अब नदी पार करने में टोटल टाइम कितना लगेगा। अब नदी पार करने में टोटल टाइम, अब नदी पार करके ऑफिस जाने में और वापस आने में, नदी पार करके ऑफिस जाने में वापस आने में अब टाइम कितना लगेगा। तो मैंने मोटर बोट की स्पीड को डबल कर दिया x से 2x, तो ये हो जाएगा बेटा 2d, x की जगह क्या रखना है आपको 2x रखना है, x की जगह क्या रखना है बस आपको 2x रखना है, अपॉन ब्रैकेट में 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब आपको इतना टाइम लगेगा, लेकिन सवाल में बोला है कि अब जो टाइम लगता है वो यात्रा का, अब जो टाइम है वो 75% कम हो जाता है, 75% कम हो जाता है। 25% 1/4, 75% 3/4, 25% 1/4, 75% 3/4। अब जो यात्रा का टाइम है वो पहले से 75% कम हो गया, 75% का मतलब पहले से 3/4 कम हो गया, यानी कि अब यात्रा में कितना समय लगता है, पहले का 25%, 1/4। अब जो यात्रा में समय लग रहा है मेरे प्यारे भाई वो पहले से 75% कम हो गया है, यानी कि अब जो समय लग रहा है वो पहले वाले समय का मात्र 25% है, 1/4। ठीक है ना, 25%, समय 75% कम हो गया 3/4, तो अब कितना समय लग रहा है, पहले का 1/4 समय लग रहा है, 25%। तो यहां से कैलकुलेशन करके केवल मुझे एक्स वाई का रेशियो निकालना है और कुछ नहीं करना। बताओ 2dx से मेरे प्यारे भी 2dx कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे भी, क्रॉस मल्टीप्लाई देखो इसकी यहां गुणा होगी, इसकी यहां गुणा होगी, क्या आएगा बच्चे 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, इसकी यहां गुणा होगी बेटा, देखो ये दो और बचा हुआ है 2, तो 4 दूनी 8, 8 की इसमें गुणा होगी तो 8x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 4x स्क्वायर जब उधर जाएगा तो 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटेंगे, 4x स्क्वायर माइनस का 8y स्क्वायर जब इधर आएगा लेफ्ट में तो 8y स्क्वायर में से y स्क्वायर घटेंगे, 7y स्क्वायर। तो यहां से x स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा जी, 4 उधर जाएगा 7/4। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो x से y का रेशियो आएगा 7 का अंडर रूट √7 और नीचे 4 का अंडर रूट 2, ये 2 आ जाएगा। यही आपसे पूछा था कि मोटर बोट के ओरिजिनल स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो क्या आएगा, √7:2। बी ऑप्शन आंसर आ गया, बी ऑप्शन ये आंसर है।
तो इट्स ए प्रॉपर मैथमेटिकल क्वेश्चन जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए तो ही जल्दी होगा। यह सवाल एमबीए के पेपर में आया था। जैसे ही सवाल एमबीए के पेपर में आया, 2 साल बाद एसएससी ने इंस्पायर होके 2019 के पेपर में ये कैट के एग्जाम में आया था। फिर 2 साल बाद 2021 में एसएससी ने इंस्पायर होके इससे सवाल बनाया भी सीजीएल 2021 के प्री में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। मुझे करके बताओ क्या आंसर है। सीजीएल 2021 प्री का सवाल बनाए। थैंक यू विकास गुज्जर जी। अक्षय कुमार कह रहे हैं सर एक्स की बहुत याद आती है, क्या करें? अक्षय कुमार, आपको एक्स की बहुत याद आती है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात और उससे भी अच्छी है कि उसको आपकी कतई याद नहीं आती है, कतई भी याद नहीं आती है उसको आपकी। चलो, ए बोट कवर्स ए राउंड ट्रिप जर्नी बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन ए रिवर इन टी आवर्स। कोई नदी राउंड ट्रिप, कोई नाव किसी नदी में 2 बिंदुओं ए और बी के बीच राउंड ट्रिप यात्रा वाली दूरी को टी घंटे में तय करती है। राउंड ट्रिप क्या होता है? व्हाट इज राउंड ट्रिप? राउंड ट्रिप का मतलब होता है ए से बी तक जाना और राउंड मार के वापस आ जाना, जाना और आने से बोलते हैं राउंड ट्रिप जर्नी। तो कोई नाव एक नदी में ए से बी तक जाती है, फिर वापस आती है, राउंड ट्रिप टोटल कितना समय लेती है? टी घंटे। टी घंटे का समय लेती है कोई नाव। आगे क्या बोला है? आगे बोला इफ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर बिकम 2 टाइम्स। अगर नाव की स्टिल वाटर में स्पीड को दुगना कर दे। नाव की स्टिल वाटर में स्पीड क्या होती है? एक्स। अगर नाव की स्टिल वाटर में स्पीड को x से 2x यानी कि डबल कर दें, तो अब नाव को सेम जर्नी में, नाव को सेम जर्नी में 80/161 टी घंटे का समय लगता है। नाव को सेम जर्नी में 80/161 टी आवर्स का समय लगता है। तो आपसे पूछा है स्टिल वाटर में स्पीड और रिवर की स्पीड, स्थिर जल में इसकी चाल का रिवर की चाल से क्या रेशियो है? तो यानी कि मैंने मान ली स्थिर जल में चाल x है, स्टिल वाटर में स्पीड x है नाव की, रिवर की स्पीड y, आपसे x से y का रेशियो पूछा है। सवाल में कोई परेशानी नहीं। मान लिया a से b के बीच की जो दूरी है d किलोमीटर है, तो कोई नाव a से b तक जाती है, फिर वापस राउंड ट्रिप आती है, तो जाने और आने में टोटल टाइम कितना लगेगा? जाने आने में टोटल टाइम लगेगा 2dx अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जाने और आने में टोटल टाइम लगेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल इतना ही लगेगा। अब हुआ क्या? अब नाव की शांत जल में चाल, नाव की स्टिल वाटर की स्पीड को डबल कर देते हैं। नाव की स्टिल वाटर में स्पीड x को 2x कर दिया। करंट की स्पीड तो छेड़ी नहीं, करंट की स्पीड सेम है। तो नाव की स्टिल वाटर में स्पीड पहले x थी, अब x से मैंने कितनी कर दी? 2x। तो x की जगह सिंपल 2x रख देंगे, बटे 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब जो मेरे दोस्तों टाइम लगता है नाव को अब राउंड ट्रिप करने में इतना टाइम लगता है, और बोला अब जो टाइम लगता है वो 80/161 टी आवर लगता है। अब समय जो लगता है वो टी का 80/161 गुना है। ये टी की वैल्यू है, ये टी की वैल्यू है, टी की। तो अब जो टाइम लगता है मेरे दोस्तों वो टी का कितने गुना है? वो टी का 80/161 गुना है। दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। भाई अब जो नाव को टाइम लगता है ए से बी की राउंड ट्रिप में, वो टी का कितने गुना है? टी की मल्टीप्लाई करनी है 80/161 में, टी का 80/161 टाइम्स है। तो दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। केवल कैलकुलेशन मात्र करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2D x से मेरे प्यार भी 2D काट देंगे, ये x काट देंगे, और कुछ बचा क्या? हाँ, 2 से मेरे दोस्तों 80 काट देंगे 40 बार, 40 टाइम्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो मेरे प्यारे भी। ऐसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर की 40 में,
तो 40 चौका 160 एक्स स्क्वायर माइनस 40 वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई स्क्वायर बराबर, यहां तो कुछ बचा नहीं, यहां इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 एक्स स्क्वायर माइनस 161 वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये देखो 160 जब उधर जाएगा 161 एक्स स्क्वायर में से 160 एक्स स्क्वायर घटाएंगे एक्स स्क्वायर आएगा बराबर, ये माइनस 161 इधर आएगा तो 161 वाई स्क्वायर में से 40 वाई स्क्वायर घटाएंगे तो 121 वाई स्क्वायर आएगा, 121 वाई स्क्वायर। 161 में से 40 घटाएंगे तो 121 वाई स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे, ये x बराबर 121 का अंडर रूट 11 वाई, एक्स बराबर 11 वाई आएगा, तो x से y का रेशियो क्या आएगा, बटे y इधर आएगा, x बटे y आ गया जी 11 11 x बटे y, और 11 को क्या लिख सकते हैं 11 बटा 1, तो x से y का रेशियो ये ए ऑप्शन आ गया 11 रेशियो 1, ये करेक्ट है। बताओ ठीक है, चलो मजा आया। सीजल 2021 के प्री का सवाल है, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, इस सवाल को ऑस्कर भी मिला है भाई। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। एक साल बाद इंस्पायर होके ये क्वेश्चन बैंकिंग के पेपर में आया है, ये देखो कहां मर गया 67, ये बताओ। फिर इसके एक साल बाद एक क्वेश्चन बैंकिंग के पेपर में आया, बनाइए जल्दी से। आईबीपीएस पीओ 2022, थोड़ा सा चेंज करके देखिए, बैंकिंग वाले थोड़े ज्यादा ही क्रिएटिव हैं। नहीं 1:11 नहीं आएगा, 11:1 आएगा। समझने के लिए दिमाग चाहिए बेटा, हर कोई बच्चे नहीं समझ पाएगा इस सवाल को, ठीक है। हम सवाल नंबर 67 कर रहे हैं, खत्म आ रहे हैं चैप्टर की तरफ, खत्म करने पर आगे, है ना। कोई बालक बस इतना समझने में कंफर्टेबल है, उनको बस इतनी बात समझ में आती है, इतनी कि धारा की दिशा में डाउनस्ट्रीम की स्पीड 48 है, और जो अपस्ट्रीम की स्पीड 32 है, बताओ शांत जल में नाव की चाल क्या, बस इतना ही समझने में कंफर्टेबल है। मैंने देखा बड़ा खुश रहते हैं ऐसे सवाल करवाते रहो उनको। 99% यूट्यूब पे केवल ऐसा पढ़ाते हैं टीचर, 99% कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 48 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 32 है, शांत जल में नाव की चाल, पूरा बच्चा खुश। सब सपने बो रहा है कि मेरी नौकरी लग गई, मेरी नौकरी, जय सर जय सर जय सर कर रहा है वो, है ये लगाएंगे नौकरी। अरे घोंचुओ, माना कि ये सवाल आते हैं पेपर में, लेकिन इसको, इस कचरा को करने से थोड़ा नौकरी लग जाएगी। आपको अपने आप को इस लेवल तक, यहां तक पहुंचाना पड़ेगा, यहां तक। लेकिन यहां तक आते आते 90% बच्चा दम तोड़ देता है, सांस नहीं बचती, उसकी आत्मा कांप जाती है, वो चिल्लाने लगता है, फटफटाने लगता है। समझ नहीं आया, रिपीट करिए, कैसे होगा, कब हो गया। बुद्धि चाहिए भाई को, कचरा लोगों का काम थोड़ना है सवाल करना है, बुद्धि चाहिए। चलो ये वाला बताओ जरा, 67 नंबर। ज्यादा सॉल्व ने एक्स से वाई का रेशियो तो पूछा, एक्स से वाई का रेशियो 11:1 आएगा जी। बताओ ध्यान से सुनेगा। एक आदमी ए से बी तक जाता है और फिर वापस आता है 4.5 घंटे में, ठीक है। एक आदमी ए से बी तक जाता है, वापस आता है 4.5 घंटे में, ओके। ए ब्लॉक ऑफ वुड व्हेन अलाउड टू गो विद द स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी टेक 6 आवर्स। एक लकड़ी का कुंदा जब ए से बी तक धारा के साथ जाता है तो 6 घंटे लगते हैं। धारा की गति का, यानी कि मेरे, सॉरी हिंदी में गलत लिखा हुआ है, हिंदी में यहां पे गलत लिखा हुआ है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई,
इंग्लिश में पढ़िएगा ये लाइन। सवाल में आपसे पूछा है व्हाट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, आदमी की गति शांत जल में चाल और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या है। दोस्तों इस सवाल में लॉजिक क्या है, सबसे पहले तो ये समझो कि एक आदमी ए से बी तक जाता है फिर वापस आता है, मान लिया डी किलोमीटर की डिस्टेंस, तो एक आदमी को ए से बी तक जाने में और फिर वापस आने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो जाने और आने में आदमी को टोटल टाइम लगेगा 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जाने और आने में आदमी को टोटल टाइम लगेगा 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जाने और आने में आदमी को टोटल टाइम कितना लगता है, 4.5 घंटे, 4.5 आवर्स का समय लगता है। एक आदमी ऐसे बी तक तैरता है फिर वापस आता है भी डी किलोमीटर, तो आने जाने में टोटल टाइम लगेगा 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। अब अगली जो लाइन है मेरे प्यारे भाई, लकड़ी का एक कुंदा ए से बी तक धारा के साथ जाता है तो 6 घंटे लगते हैं। अब जैसे मेरे प्यारे भाई नदी बह रही है, अगर आप नदी में एक लकड़ी का कुंदा छोड़ दो, लकड़ी का कुंदा, तो लकड़ी के कुंदे में प्राण तो होते नहीं कि वो तैर के जाएगा। अगर हम नदी में एक लकड़ी का कुंदा छोड़ेंगे तो जिस स्पीड से नदी बह रही है लकड़ी का कुंदा भी उसी स्पीड से बहने लगेगा। बात समझ रहे मेरी? अगर हम नदी में एक लकड़ी का कुंदा छोड़ दें तो नदी जिस स्पीड से बह रही है, यानी कि जो धारा की स्पीड है, लकड़ी का कुंदा भी उसी स्पीड से तैरने लगेगा। तो इस लकड़ी के कुंदे को ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, 6 घंटे का समय लगा। तो लकड़ी का कुंदा ए से बी तक जाता है डी किलोमीटर डिस्टेंस, लेकिन ए से बी तक लकड़ी का कुंदा किस स्पीड से बह के जाएगा भाई, नदी जिस स्पीड से बह रही है, जो धारा की चाल है, जो स्ट्रीम की स्पीड है, लकड़ी का कुंदा उसी स्पीड से जाएगा, वाई की स्पीड से, वाई की स्पीड से। और कितना समय लगेगा ए से बी तक जाने में, लकड़ी के कुंदे को 6 घंटे का समय लगेगा, 6 आवर्स का। ये बराबर होना चाहिए भाई। मैंने मान लिया कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है डी है, अगर मैं लकड़ी का कुंदा छोड़ूंगा ए से तो धारा के साथ साथ बहने लगेगा, तो ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा भाई, जो धारा की स्पीड है उसी स्पीड से लकड़ी का तैर के जाएगा। अब हम नदी में कोई मुर्दा छोड़ दें तो जिस स्पीड से नदी बहती है मुर्दा भी साथ साथ उसी स्पीड से बहता है, तो डी दूरी तय करेगा लकड़ी का टुकड़ा ए से बी करंट की स्पीड से। लेकिन आपसे पूछा एक्स से वाई का रेशियो, रेशियो कैसे आएगा, एक्स से वाई का रेशियो कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई, जब डी कटेगा। डी कैसे कटेगा, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो, डिवाइड, तो देखो होगा क्या, डी से आपका डी कट जाएगा, ये वाई ऊपर पहुंच जाएगा, जो वाई यहां है ये ऊपर पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों, ऊपर हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या आएगा बेटा, 4.5/6। किससे जा रहा है ये चला जाएगा आपका 1.5 से, 1.5 तिया, 1.5 तिया और 1.5 से 6 चला जाएगा 4 बार, 3/4। ये इक्वेशन बन गई, ये एक द्विघात समीकरण बन गई बेसिकली। या तो आप इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या फिर आप ऑप्शन से चेक कर लो, ऑप्शन से जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर है। आपसे एक्स से वाई का रेशियो पूछा, एक्स से वाई का रेशियो देखिए ऊपर 3 बनना चाहिए। कौन से ऑप्शन में 3 आ रहा है, ऊपर 3 बनना चाहिए। देखो नीचे भी डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऊपर भी एक्स की वाई में गुणा करके डिग्री 2 हो जाएगी। 2 1 में 3 नहीं है, 4 3 में ऊपर नहीं है 3, ये देखते हैं यहां ऊपर 3 है। अगर मैं ये ऑप्शन मानता हूं कि एक्स वाई का रेशियो 3:1 है, देखो सेट भी हो गया अब मेरे हिसाब से। तो अगर मैं एक्स की जगह 3 रखता हूं, वाई की जगह 1, एक्स की जगह 3 वाई की जगह 1, तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 6/8, 3/4 सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो तीसरा ऑप्शन रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, 3:1 ये आंसर है। तीसरा ऑप्शन रखने पर संतुष्ट हो रहा है। हाँ डी बराबर 6y रख दो, मैंने कब मना किया साधना राठौर, एक ही तो बात है। तो देखो ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट को एक लेवल आगे बढ़ा के पूछा है। आगे चलेंगे भाई मेरे, आगे नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे प्यारे बच्चों 68, बनाओ 68 नंबर। सीजीएल 2022 के पेपर का बनाइए।
एक्स के ऊपर 3 बनना चाहिए बेटा, 3। मैंने देख लिया कि भाई ऐसा ऑप्शन होगा जो यहां ऊपर 3 लाए। ऊपर 3 तभी आएगा जब या एक्स या वाई में 3 आता हो। एक्स वाई में 3 यहां आ रहा है ऊपर 3, इसलिए मैंने ये चेक किया। जल्दी आगे। अब यहां से सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है। 4 सवाल मैंने डाले हैं बेटा। अब यहां से ये चारों मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करते। सवाल नंबर 68 बनाओ। A swimmer swims from a point P against the current for 6 minutes and then swims back along the current for next 6 minutes and reaches at point Q. If the distance between P and Q is 120 meter, then the speed of current in किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया सवाल, शानदार, अच्छा सवाल है। लैंग्वेज भी अच्छी है मेरे प्यार भी। बताइएगा, देखिए ये पॉइंट पी है, ये मेरे दोस्तों यहां से पॉइंट पी है, ध्यान से सुनिएगा। तो एक तैराक पॉइंट पी से धारा के विपरीत दिशा में तैरता है 6 मिनट तक। तो ये पॉइंट पी है मेरे प्यारे भाई, पॉइंट पी। तो एक स्विमर है जो पॉइंट पी से अगेंस्ट द करंट तैरता है 6 मिनट तक, 6 मिनट तक। तो मेरे प्यारे भाई ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी से एक तैराक तैरता है अगेंस्ट द करंट यानी कि अपस्ट्रीम, x माइनस वाई की स्पीड से। कितने मिनट तक? 6 मिनट तक। कितने मिनट तक तैरता है बेटा? 6 मिनट तक तैरता है, 6 मिनट तक। क्लियर है? 6 मिनट तक तैरता है। एंड देन स्विम्स बैक, फिर वापस मुड़ के, फिर मेरे दोस्तों वापस मुड़ता है और अगले 6 मिनट मेरे प्यारे भाई अलोंग द करंट तैरता है पॉइंट क्यू तक। एक बात बताओ, 6 मिनट वो तैरा है अगेंस्ट द करंट यानी कि अपस्ट्रीम। अब ये वापस 6 मिनट तैरता है विद द करंट अलोंग द करंट यानी कि डाउनस्ट्रीम। तो जाहिर सी बात है भाई, डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होती है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होती है तो ज्यादा डिस्टेंस तैर लेगा। अब ये मुड़ता है मेरे प्यार भी, यहां से मुड़ा और मुड़ने के बाद ये दोस्तों डाउनस्ट्रीम तैरा, डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम तैर के यहां आ जाएगा पॉइंट क्यू तक। आप कहोगे सर ये ज्यादा क्यों तैर लिया? क्योंकि डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है मेरे प्यारे भाई x प्लस वाई। अपस्ट्रीम में स्पीड कम होती है, तो कम स्पीड है तो कम दूरी तैर पाएगा। डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा दूरी तैर पाएगा, इसलिए आगे तक वापस आएगा बेटा। क्योंकि दोनों 6-6 मिनट तैरा है, 6 मिनट तैरा है दोनों केसेस में। 6 मिनट अपस्ट्रीम तैर के गया, फिर वापस 6 मिनट डाउनस्ट्रीम तैर के आया। बोला पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस 120 मीटर है। ये जो पॉइंट पी और क्यू है, जो पॉइंट पी और क्यू है, इनके जो बीच की डिस्टेंस है, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस वो 120 मीटर। 120 मीटर को किलोमीटर में लिखो है भाई, 120 मीटर को किलोमीटर में लिखो तो 1000 से भाग देंगे 0.12 किलोमीटर। तो पी और क्यू के बीच की जो दूरी है वो 0.12 किलोमीटर है। 0.12 किलोमीटर पी और क्यू के बीच की दूरी है, 0.12 किलोमीटर। बोलो हाँ। आपसे पूछिए धारा की चाल यानी करंट की चाल क्या है। सवाल में आपसे पूछे धारा की चाल यानी कि करंट की स्पीड क्या है, आपसे वाई का मान पूछा है, बताओ। 6 मिनट बेटे, जो 6 मिनट है, 6 मिनट का क्या मतलब होता है? 6 मिनट का क्या मतलब है? 6 मिनट को आवर में लिखेंगे, 6 मिनट को आवर में तो 10 से भाग देना पड़ेगा, 1/10 आवर, 1/10 आवर। मैंने सबको किलोमीटर आवर में इसलिए बदला है क्योंकि आंसर किलोमीटर पर आवर में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में आंसर निकालना है। ठीक है भाई, कैसे करेंगे? सवाल बस देखने में भयानक है, वैसे बहुत इजी है भाई। ये डाउनस्ट्रीम में चलेगी दूरी, आप डाउनस्ट्रीम तैरे हो, आप यहां से यहां तक डाउनस्ट्रीम तैरे हो x प्लस वाई की स्पीड से 10 मिनट तक, सॉरी 6 मिनट तक। ठीक है भाई, देखो डाउनस्ट्रीम में तैरेगी दूरी और अपस्ट्रीम में तैरेगी दूरी का डिफरेंस ही 120 मीटर है। बस लॉजिक खत्म, लॉजिक खत्म। आप डाउनस्ट्रीम तैरते हो x प्लस वाई की स्पीड से कितने? 6 मिनट तक। 6 मिनट का मतलब 1/10 आवर। आप ये अपस्ट्रीम तैरे हो मेरे दोस्तों, अपस्ट्रीम x माइनस वाई की स्पीड से,
x माइनस वाई की स्पीड से 6 मिनट तक। 6 मिनट का मतलब 1/10 आवर, 1/10 आवर। और आपको ये समझना चाहिए मेरे दोस्तों कि डाउनस्ट्रीम में आपने इतनी दूरी तय करी है, अपस्ट्रीम में आपने ये दूरी तय करी यहां से यहां तक कि डाउनस्ट्रीम में ये, इन दोनों का डिफरेंस ही 120 मीटर या 0.12 किलोमीटर के बराबर है। इन दोनों का डिफरेंस ही 120 मीटर या फिर 0.12 किलोमीटर के बराबर। 120 मीटर को किलोमीटर में लिखा 0.12। यहां से 1/10 कॉमन आ जाएगा बेटा, 1/10 कॉमन आ जाएगा। अब x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटाएंगे, x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटाएंगे, 2y आएगा, 2y। अगर हम x प्लस वाई में से x माइनस वाई घटाएंगे, x से x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2y बराबर 0.12। ठीक है, 2 से 10 मेरे दोस्तों 5 बार चलाएगा तो y का मान क्या आएगा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 यानी कि 0.60। तो 0.60 धारा की चाल आ गई, ये आंसर है डी ऑप्शन 0.6। तगड़ा सवाल है भाई ये। नेक्स्ट, सर ये बहुत अच्छा सवाल लगा सौरभ रजक जी बहुत बढ़िया। सी जल का ये पहले भी आया बेटे, कई बार आ चुका है इस सवाल, ये वाला क्वेश्चन। बेसिक ये मान लीजिए, ठीक है, बस आपने बेसिक पढ़ा नहीं है, यही बेसिक तरीका, इससे बेसिक तरीका कोई नहीं। कौन सा बेसिक बताऊं आपको? आपको मैंने चित्र खींच के दिखा दिया, आपको मीटर को किलोमीटर में बदल के दिखा दिया, मिनट को घंटे में बदल के दिखा दिया, घटा के दिखा दिया, बताओ और क्या सिखाऊं? आपकी बुद्धि ही डेवलप नहीं है ये इस लेवल के सवाल करने की, तो मैं क्या मदद करूं? आप हल्का हल्का कर लो ना बेटा। इस सीट में 70 सवाल हैं, शुरू के 25 सवाल हल्के हैं, उन हल्के सवालों को करके आप खुश रहो बस। क्यों ऐसी चीजों में हाथ पांव मारते हो जहां खेल खत्म है? नेक्स्ट, आगे मेरे प्यारे भाई, सिक्सटी 69 नंबर सवाल। सिक्सटी 69 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल ये बहुत प्यारा है बेटा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये सवाल एसबीआई पीओ 2016 के पेपर का है। बहुत पुराना क्वेश्चन है एसबीआई पीओ का, बैंकिंग का। ये जो सवाल आपके सामने बैंक एसबीआई का मिनिमम लेवल, न्यूनतम लेवल का सवाल है, न्यूनतम लेवल का। ठीक है भाई, आपको पता है बैंक में सेक्शनल कट ऑफ लगती है कि भाई मैथ में 35 सवाल आएंगे, रीजनिंग में 35 सवाल आएंगे, इंग्लिश में 35 सवाल आएंगे। ठीक है भाई, और 35 में से आपको हर एक सेक्शन को क्लियर करना है। तो मैथ में 35 में से एसबीआई पीओ की आप बताओ कट ऑफ कितने पे लगती होगी, कितने सवाल पे लगती होगी जनरली? कि भाई आप इसमें सेक्शनल कट ऑफ लगते हैं, जैसे हमारे एसएससी में होता है ना कि ओवरऑल भैया आपको 200 नंबर का पेपर हो रहा है, 200 में से 150 नंबर लाओगे तब आप मेंस दोगे, नहीं ला पाए तो नहीं दे पाओगे। यहां पे हर एक सेक्शन में कि हर सेक्शन में 35-35 सवाल आ रहे हैं, इतने इतने सवाल ठीक करने होंगे। कितना? एसबीआई पीओ में 4 सवाल पे लगती है। 35 में से 4 सवाल पे, 4 क्वेश्चन पे, 4 क्वेश्चन पे, 4 सवाल पे इतना भयंकर सवाल आता है एसबीआई का कि 4 सवाल भी नहीं कर सकते। अगर हम एसएससी की हल्की तैयारी करने वाले 100 लौंडों को भी बिठा दें, 100 लौंडों को, और उन्हें 24 घंटे का भी पेपर दें कि ये 24 घंटे का टाइम है, तो भी शायद वो एसबीआई पीओ के 35 सवाल ना कर पाए।
सन 2019 में, सन 2019 में एसबीआई पीओ का पेपर इतना मुश्किल आया था कि 35 में से 0 नंबर पे कट ऑफ गई थी, 0 नंबर पे। यानी कि जो बच्चा, सवाल अब आप अटेम्प्ट करोगे, बैंकिंग में प्रॉब्लम क्या है, 5 ऑप्शन आता है, 5, 4 नहीं आता, 5 ऑप्शन, तुक्का भी मारोगे तो 100% लगभग चांस है कि आप गलत ही करोगे। 0 नंबर पे कट ऑफ थी मैथ की, 0 पे। यानी कि आप निगेटिव की वजह पॉजिटिव भी ले आए ना, तो भी आप सेक्शन कट ऑफ क्लियर कर लोगे। ठीक है, मजाक नहीं कर रही, हकीकत है भाई। तो ये एसबीआई पीओ का इजीएस्ट सवाल है। अब आप कहोगे सर आप हमें क्यों करवा रहे हो इसको? इस सवाल से इंस्पायर होके हर एग्जाम ने सवाल बनाए, इसके छोटे वर्जन हर एग्जाम ने, यूपी पुलिस ने भी, रेलवे ने भी, एसएससी ने भी। मैं आपको प्राइम करवा देता हूं, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो बनाओ जल्दी से। एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ये समझो मेरे प्यारे भाई कि जैसे ये समुंदर है, आप समझो मेरे दोस्तों कि जैसे ये समुंदर है। सवाल बहुत आसान है, ये समुंदर है। अब ये जहाज एक जहाज है, बड़ा सा जहाज है, ये किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर ये बड़ा सा जहाज है एक, इस तरीके से। इसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है भाई। ये जहाज है मेरे प्यार भी, किनारे से कितनी दूरी पर है, 77 किलोमीटर। 77 किलोमीटर की दूरी पर है ये, किनारे से 77 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। उसमें एक छेद हो गया। अब इस जहाज में एक छेद हो गया, जहाज में एक छेद हो गया भाई, यहां से टप टप करके पानी गिरने लगा, इसमें छेद हो गया, लीकेज हो गया, लीकेज, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत बुरा हुआ, लीकेज हो गया, यहां से टप टप करके पानी गिर रहा है। हर 5.5 मिनट में इस छेद से, हर 5.5 मिनट में 2 सही 1/4 टन पानी निकलता है। हिंदी में पढ़ते हैं बेटा, सॉरी इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में तो थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है। इस छेद में हर 5.5 मिनट में मेरे प्यारे भाई 2 सही 1/4 टन पानी भर जाता है। हर 5.5 मिनट में 2 सही 1/4 टन पानी जो है इस लीक से जहाज में चढ़ जाता है। एन आउटलेट टैंक, एक आउटलेट टैंक भी है जो 12 टन वाटर हर घंटे बाहर फेंक के मारता है। हर घंटे 12 टन पानी जो है वो बाहर फेंकता है। तो सवाल में आपसे पूछा है, क्या पूछा है सवाल में, बताओ किस स्पीड से इस जहाज को चलना चाहिए, फाइंड एट व्हाट स्पीड इट शुड मूव, इसे किस स्पीड से चलना चाहिए कि जब ये डूबने वाला है, जब ये डूबना शुरू करता है तो रेस्क्यू जहाज चलता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसके पैसेंजर को बचाने के लिए। अगर जहाज को 69 टन पानी काफी है डुबाने के लिए, 69 टन पानी जो है जहाज को पूरा डुबा देगा मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेगा भाई। ये जहाज है, इस जहाज में लीक हो गया, जैसे यहां से लीक हुआ, जैसे यहां से लीक हुआ मेरे दोस्त, इसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा, इसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा, पैसेंजर डरना शुरू हो जाएंगे। अब 69 टन पानी काफी है, जैसे ही 69 टन पानी इसमें मेरे दोस्तों चढ़ गया, ये जहाज पूरा का पूरा डूब जाएगा। अब बोला इस जहाज को कितनी स्पीड से किनारे की तरफ चलना चाहिए। एक रेस्क्यू जहाज मेरे दोस्तों बचाने के लिए आता है, रेस्क्यू जहाज आता है बचाने के लिए मेरे दोस्तों, रेस्क्यू जहाज कितने, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। भाई इसके पैसेंजर को बचाने के लिए रेस्क्यू जहाज आ रहा है इधर से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस जहाज को कितनी स्पीड से मेरे दोस्तों चलना चाहिए, मान लिया एस की स्पीड से चलना चाहिए।
कि पैसेंजर को बचाया जा सके। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो पानी भर रहा है हर 5.5 मिनट में 2 सही 1/4 टन पानी भरता है। 2 सही 1/4 टन का मतलब 4 दूनी 8, एक 9/4, 9/4 टन पानी भरता है हर 5.5 मिनट में। 5.5 का मतलब 11/2, हर 11/2 मिनट में मेरे दोस्तों पानी भरता है। हर 11/2 मिनट में 9/4 टन पानी भरता है। हर 11/2 मिनट में पानी भरता है 9/4 टन। तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? 1 मिनट में कितना पानी भरता है? 1 मिनट में कितने टन पानी भरता है? डिवाइड कर दो। 1 मिनट में इतने टन पानी भर रहा है 1 मिनट में। अगर 5.5 मिनट में 2 सही 1/4 टन पानी भर रहा है, 9/4 टन पानी 5.5 11/2 मिनट में भरा, तो 1 मिनट में कितना पानी भरा है, कितने टन? डिवाइड कर दो। 60 मिनट में कितना पानी भरा? 60 मिनट में, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, मैंने 60 से गुणा कर दी। 60 मिनट में इतने टन पानी भरा, 60 मिनट में इतना टन पानी भर जाएगा। जब आप देखोगे तो मेरे प्यारे भाई देखो, ये 4 की 11 में गुणा होगी, 2 की 9 में गुणा होगी, तो ये आएगा 18/22, 18/44, यानी कि 9/22। ठीक है भाई, तो 540/22 हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये आएगा 270/11। 270/11 टन पानी भर जाता है हर घंटे, हर घंटे। जहाज में हर 1 घंटे में 270/11 टन पानी भर रहा है। बात समझ में आई? हर घंटे। अरे कचरा, थोड़ी बुद्धि लगा ले, बुद्धि मरे मत हैं। 2 सही 1/4 टन पानी हर 5.5 मिनट में भर जाता है। तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा? डिवाइड कर दो। 60 मिनट में कितना पानी भरेगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 60 मिनट ही 1 घंटा होता है। कैलकुलेशन करी तो हर घंटे 270/11 टन पानी भर जाता है इस जहाज में, हर घंटे। लेकिन जहाज में हमने पाइप भी लगा रखा है, एक आउटलेट पाइप भी लगा रखा है, जो हर घंटे 12 टन पानी बाहर फेंक देता है, बाहर पंप कर देता है। तो जहाज में 1 घंटे में इतने टन पानी भरेगा। लेकिन जहाज में पाइप भी लगा हुआ है, आउटलेट पाइप, जो 12 टन पानी बाहर फेंक देगा। तो 1 घंटे में कितना पानी चढ़ पाएगा जहाज में? घटा दीजिए। जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा? नीचे तो 11 आएगा मेरे प्यारे भाई, ऊपर कितना आएगा? ऊपर आएगा 11 × 12 132। 270 में से 132 घटाएंगे 138। 138/11 टन पर आवर, इस स्पीड से जहाज में पानी बढ़ेगा। भाई 270/11 टन जहाज में पानी चढ़ता है, 12 टन पानी जो हम आउटलेट पाइप बाहर फेंक देता है। तो 1 घंटे में कितना पानी जहाज में चढ़ जाएगा, चढ़ पाएगा? घटा दीजिए। 1 घंटे में कितना पानी जहाज में चढ़ेगा मेरे दोस्तों? घटा दीजिए। जब माइनस किया तो 1 घंटे में जहाज में 138/11 टन पानी चढ़ पाएगा। ये बात सही बनती है? सही बनती है। अब आप मुझे बताओ, 69 टन पानी काफी है जहाज को डुबोने के लिए। जैसे ही जहाज में 69 टन पानी चढ़ा, जहाज डूब जाएगा। अगर 1 घंटे में जहाज में 138/11 टन पानी आता है 1 घंटे में, तो 69 टन पानी जहाज में कितने घंटे में आएगा? जल्दी से जवाब दो। अगर 1 घंटे में जहाज में 138/11 टन पानी चढ़ रहा है, तो 69 टन पानी कितने घंटे में चढ़ेगा? डिवाइड कर देंगे। 69 को 138/11 से डिवाइड कर देंगे। 69 से 138 2 बार चल जाएगा, ऊपर 11 जाएगा, 11/2 घंटे, यानी कि 11/2 घंटे के अंदर इस जहाज में 69 टन पानी चढ़ जाएगा और यह जहाज पूरी तरीके से डूब जाएगा, पैसेंजर की मौत हो जाएगी। तो अगर मुझे पैसेंजर को बचाना है, अगर मुझे पैसेंजर को बचाना है इस जहाज के, तो रेस्क्यू जहाज को और इनको दोनों को 11/2 घंटे में, 11/2 घंटे में मिलना पड़ेगा। 11/2 आवर में इनको मिलना पड़ेगा। तो दोनों को 11/2 घंटे में मिलना पड़ेगा, जिसके पैसेंजर को उतार के इसमें भर लिया जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, डिस्टेंस बराबर 70, दोनों के बीच की डिस्टेंस 77 किलोमीटर है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? दोनों चलने एक दूसरे की ओर। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? s + 6।
रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 अपोजिट डायरेक्शन है, इनटू टाइम। दोनों जहाज एक दूसरे की ओर आ रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ये जहाज 11/2 घंटे में पूरा डूब जाएगा, ये वाला जहाज। तो 11/2 घंटे में दोनों को मिलना पड़ेगा। तो 11/2 घंटे में दोनों को मिलना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 11/2। आप बोलोगे हाँ जी सर। 11 से 77 7 बार कट जाएगा, 7 दूनी 14, 14 में से 6 घटाएंगे 8, तो एस की वैल्यू 8 आ गई और 8 इसका आंसर है, बी ऑप्शन 8 किलोमीटर पर आवर 8। ठीक है, चलो खत्म। अब आपके साथ सामने लास्ट टाइप है, एक मैं करवाऊंगा एक आप करिएगा, एक मैं कराऊंगा और एक आप करिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। चले ध्यान से सुनेगा, ये कॉन्सेप्ट आप और भी कई जगह लगा सकते हो, शायद ये मैंने आपको पहले भी बताया है शायद। देखो मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, उल्टा, रिवर्स। अगर डिस्टेंस सेम है मेरे प्यारे भाई, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। स्पीड टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। ये कॉन्सेप्ट हर कोई जानता है, लेकिन यह बात समझनी पड़ेगी कि अगर स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, सवाल सुनिएगा, अगर स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में, तो टाइम तो रिवर्स होगा मेरे दोस्तों। अगर स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में, तो टाइम तो उल्टा होगा मेरे प्यारे भी, टाइम उल्टा होगा, रिवर्स। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा हम क्या कहते हैं बताओ। जैसे आपके सामने मैंने सीरीज लिखी 3 5, ये 3 7 11 15, ये मैंने आपके सामने सीरीज लिखी। ये क्या, एक समांतर श्रेणी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज जिनमें दो टर्म का डिफरेंस सेम रहे, 4 4 4 4 का डिफरेंस। अब इसका उल्टा कर दूं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आएगा भाई, 3 का उल्टा 1/3, 7 का उल्टा 1/7, 11 का उल्टा 1/11, तो हम इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 1/3, 1/7, 1/11, 1/15। देखो ये समांतर श्रेणी है, 4 4 का डिफरेंस है। उसका उल्टा करेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं, एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम उल्टे होते एक दूसरे का। अगर स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर स्पीड समांतर श्रेणी में है मेरे प्यारे भाई, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा टाइम किस में हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में हो जाएगा टाइम, समांतर श्रेणी में मेरे दोस्त, सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। अगर स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है तो टाइम उल्टा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा, हरात्मक श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट है। अगर स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मेरे प्यारे बच्चों, तो टाइम आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। जैसे मैं आपसे सवाल कहता हूं, सवाल, ये देखो जरा, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा इस सवाल को करने का, इससे बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में नहीं है, इससे बेहतरीन तरीका बताइए। एक आदमी को एक सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में, एक आदमी को कुछ दूरी डाउनस्ट्रीम जाने में 9 घंटे लगता है। अच्छा, डाउनस्ट्रीम आप जाते हो किससे, डाउनस्ट्रीम आप जाते हो एक्स प्लस वाई की स्पीड से। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई। जब आप डाउनस्ट्रीम जाते हो एक्स प्लस वाई की स्पीड से, तो आपको 9 घंटे लगता है कुछ दूरी जाने में, 9 आवर्स का समय लगता है, 9 घंटे। जब आप
एक सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाते हुए एक्स प्लस वाई की स्पीड से 9 घंटे लगता है, जबकि 18 घंटे समय लगता है सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में। तो सेम डिस्टेंस आ गया, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में, अपस्ट्रीम जाओगे एक्स माइनस वाई की स्पीड से, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में मेरे प्यारे बच्चों 18 घंटे का 18 आवर्स का समय लगता है। सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में 18 घंटे का समय लगता है। तो सवाल में आपसे पूछा है कितने घंटे लगेंगे 3/5 सेम डिस्टेंस का 3/5 स्टिल वाटर में जाने में, शांत जल में जाने में कितना समय लगेगा, शांत जल में जाने में, स्टिल वाटर में जाने में कितना समय लगेगा, स्टिल वाटर में जाने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। जरा गौर से देख लीजिए सवाल को। जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, पूरी दुनिया में आपको ये तरीका कहीं भी नहीं मिलेगा मेरे भाई। एक नाव को एक सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 9 घंटे लगता है, उतनी डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में सेम डिस्टेंस 18 घंटे लगता है। स्टिल वाटर में सेम डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा? अगर आप यहां गौर से देखो तो स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गई, एक्स माइनस वाई से एक्स वाई ज्यादा है, एक्स से एक्स प्लस वाई वाई ज्यादा है। देखो स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है? क्या स्पीड समांतर श्रेणी में नहीं है? वाई का गैप है, एक्स माइनस वाई में वाई जोड़ेंगे एक्स आएगा, एक्स में वाई जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई आएगा। अगर स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो टाइम क्या आएगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आएगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हरात्मक श्रेणी में, यानी कि मुझे क्या निकालना है? मुझे 18 और 9 का हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है मेरे प्यारे बच्चों? अगर भाई दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनका, दो संख्याएं ए और बी हैं तो अर्थमेटिक मीन होता है उनको जोड़ के आधा कर दो, ज्योमेट्रिक मीन होता है उनका रूट ए बी कर दो। अगर दो संख्याएं ए बी हैं तो उनका हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2ab अपॉन ए प्लस बी। यानी कि बोट को स्टिल वाटर में आने में जाने में जो समय लगेगा वो 18 और 9 का हार्मोनिक मीन लगेगा। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी, 2 गुणा 18 गुणा 9 अपॉन 18 प्लस 9, 18 प्लस 9 कितना आ जाएगा बेटा? 9 से आपका 27 3 बार जाएगा, 3 से 18 6 बार, 12 घंटे। यानी कि बोट को स्टिल वाटर से अगर जाना होगा तो 12 घंटे लगेगा। ठीक है, शांत जल में सेम दूरी जाने में 12 घंटे लगेगा। 12 घंटे, 12 घंटे आंसर नहीं आया कि 12 घंटे लगा दो। बोट को स्टिल वाटर में सेम डिस्टेंस जाने में, सेम डिस्टेंस जाने में 12 घंटे लगेंगे। यहां पूछा है सेम डिस्टेंस का 3/5, सेम डिस्टेंस का 3/5 दूरी जाने में कितना समय लगेगा? अगर सेम डिस्टेंस जाओगे बेटा, जितना डाउनस्ट्रीम में गए हो, जितना अपस्ट्रीम में, स्टिल वाटर में, तो 12 घंटे लगेगा। अब सेम डिस्टेंस का 3/5 अगर आप जाओगे तो समय भी 3/5 लगना चाहिए। 12 घंटे का 3/5 कितना आएगा? 36/5, 7.2 आवर। तो सेम डिस्टेंस का 3/5 स्टिल वाटर में जाने में 7.2 घंटे लगेगा। बी ऑप्शन आंसर है, बी। क्या प्यारा सवाल है। जितना प्यारा सवाल है उससे भी प्यारा तरीका है। गजब का सवाल है भाई मेरे। देखो इस कंसेप्ट के कई सारे एप्लीकेशन है। मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देके और समझाता हूं यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल। जैसे देखो, इस साल DSSB के पेपर में सवाल आया था कि एक आदमी सुबह अपने घर से चलना शुरू करता है किसी टाइम। एक आदमी सुबह सुबह मेरे प्यारे भाई घर से चलना शुरू करता है किसी टाइम, घर से सुबह सुबह।
जब वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो वो 11 बजे, तो वो कितने बजे पहुंचता है? नहीं, जब वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो दोपहर में 1 बजे पहुंचता है। 1 बजे, 1 बजे, 1 बजे, सॉरी 11 बजे पहुंचता है। कितने बजे पहुंचता है? 11 बजे पहुंचता है। जब वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो अपनी डेस्टिनेशन पर दोपहर में 1 बजे पहुंचता है। 1 बजे। सवाल पढ़ लीजिएगा बेटा। एक आदमी सुबह सुबह किसी टाइम अपने घर से चलना शुरू करता है पलवेल के लिए, पलवेल के लिए। जब वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 11 बजे पलवेल पहुंचता है। जब वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 1 बजे पहुंचता है। बोला किस स्पीड से चलना चाहिए कि एग्जैक्ट 12 बजे पलवेल पहुंचे? किस स्पीड से उसे चलना चाहिए कि एग्जैक्ट 12 बजे वो पलवेल पहुंच जाए? एग्जैक्ट 12 बजे। ये सवाल आ गया। एक आदमी ने सुबह सुबह अपने घर से चलना शुरू किया, किसी टाइम पलवेल पहुंचना है। जब वो 16 की स्पीड से चलता है तो 11 बजे पहुंचता है। जब वो 9 की स्पीड से चलता है तो लेट पहुंचता है 1 बजे। बताओ किस स्पीड से चलना चाहिए कि एग्जैक्ट 12 बजे पलवेल पहुंचे? आप यहां पर टाइम देखो मेरे प्यारे बेटे, टाइम एपी में 11 से 12 1 घंटा है, 12 से 1 1 घंटा टाइम एपी में है। अगर टाइम एपी में तो स्पीड किस में होगी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। बट डिस्टेंस तो सेम जा रहे हो, घर से पलवेल डिस्टेंस सेम है, घर से पलवेल जा रहे हो डिस्टेंस सेम है। अगर टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो स्पीड किस में होगी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। यानी कि 16 9 का हार्मोनिक मीन निकालना है। 2 गुणा 9 गुणा 16 अपॉन 9 प्लस 16 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आ जाएगा बेटा 16 288 बटे 25, 288 बटे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए। आंसर इतनी स्पीड से चलना चाहिए उसको, बात खत्म। 1 सेकंड में आ गया। ओके, ठीक है। डिवाइड भी कर सकते हो ऊपर नीचे, 4 से गुणा भी कर सकते हो बेटा। 1120 और 32, 11.52, तो 11.52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए। हो गया कि नहीं? तो इससे जल्दी इस सवाल को नहीं कर सकते। मैंने आपको एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेके बता दिया। ठीक है, इसी के साथ ही आपका बोट एंड स्ट्रीम खत्म होता है। बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर खत्म। एक ही शीट थी मेरे प्यारे भाई, एक ही शीट थी, ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाता हूं मेरे दोस्तों, ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। अब हम यार से मेरे प्यारे भी अगला सीखेंगे ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी वाले सवाल की। रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, आदमी को पार करती है, ब्रिज को पार करती है। ठीक है ना? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की भी एक शीट होगी, छोटी सी शीट होगी 30-40 सवाल की रेलगाड़ी की। एक ही शीट में होगी 30-40 क्वेश्चन की, और उसमें रेलगाड़ी के सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है बेटा? तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा, ये 2-3 क्लास लूंगा मैं बस, और आपका ट्रेन खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में आपको ट्रेन के मैं सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं आज की क्लास में। ठीक है भाई? बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर खत्म हो गया, ट्रेन्स। चलिए कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। देखो, कंसेप्ट समझिए। पहला कंसेप्ट नंबर 1, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है या स्थिर स्टेशनरी आदमी को पार करती है। देखो ये ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, एक ट्रेन है। ये ट्रेन की लंबाई है L, माना ये ट्रेन है
और इसकी लंबाई है एल मीटर। ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में ना बताते, मीटर में। कि ट्रेन है, इसकी लंबाई बेटा एल मीटर है, एल। ओके बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये ट्रेन चलती है, ट्रेन चलती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चलती है। तो जब कोई ट्रेन चलती है तो रास्ते में बहुत सारे खंबे आते हैं, खंबे, पोल मतलब खंबा। तो जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है या किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है, किसी स्थिर व्यक्ति को पार करती है, तो बताओ ट्रेन को कितना समय लगेगा पार करने में? जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, फटाफट। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ट्रेन जिसकी लंबाई एल मीटर है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। रास्ते में ये खंबा मिल गया, ये खंबा। तो ट्रेन इस खंबे को पार करके आगे निकलेगी। तो इस खंबे को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। इस खंबे को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी पूरी लेंथ क्रॉस करके, ट्रेन को पूरी लेंथ क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा खंबे के। यानी कि ट्रेन को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? ट्रेन को डिस्टेंस चलनी पड़ेगी अपनी लंबाई के बराबर। खंबे को पार करने के लिए ट्रेन को खुद की लंबाई को क्रॉस करना पड़ेगा। अभी ट्रेन यहां पे, खंबा कब पार होगा? जब ट्रेन यहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। यानी कि ट्रेन को कितनी डिस्टेंस, खुद की लंबाई को क्रॉस करके आगे निकलना पड़ेगा। भाई खंबा तो चलेगा नहीं, ट्रेन को ही चलना पड़ेगा। तो किस स्पीड से? ट्रेन की स्पीड एस से। ये समय लगेगा। तो जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है, तो कितना समय लेती है? समय बराबर ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की लंबाई बटे ट्रेन की स्पीड। आगे चलते अगला कंसेप्ट। जब कोई ट्रेन किसी टनल को, किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी पुल को पार करती है तो कितना समय लेती है? जब कोई ट्रेन किसी टनल को या किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल को पार करेगी तो कितना समय लेगी? जैसे भाई ये ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई है L1। ये टनल है, टनल मान लो, इसे ब्रिज मान लो या रेलवे स्टेशन मान लो। इसकी लंबाई है L2। इसकी लंबाई मेरे दोस्तों L2 है, ये इसकी लंबाई L2 है। ये ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई L1 है। तो आप हमें ये बताओ कि ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? बताओ भैया, कब पार होगा ये प्लेटफॉर्म? अभी की पिक्चर ये है, पार कब होगा? जब टनल तो यहां रह जाए, टनल यहां हो जाए मेरे दोस्तों, और ट्रेन इसको पार करके, ट्रेन जो है टनल के अंदर से होकर यहां आ जाए, तब पार होगा कि नहीं होगा? पार कर दिया ट्रेन ने टनल को, आप बोलोगे हाँ सर पार कर दे। कितनी दूरी तय करनी पड़ी बताओ? कितनी दूरी तय करनी पड़ी ट्रेन को? ऐसा यहां से यहां तक पार करने में टनल को कितनी दूरी तय करनी पड़ी? आप ये देखो, ट्रेन का ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरे प्यारे भाई कहां पहुंच गया? ये पॉइंट यहां पहुंच गया, यहां यहां पहुंच गया। कितना आगे बढ़ गया? ट्रेन का ये पॉइंट यहां था, अब यहां पहुंच गया। कितना आगे बढ़ गया? तो आप कहोगे सर पहले खुद की लंबाई ने ट्रेन को क्रॉस किया, फिर टनल की लंबाई को क्रॉस किया, तब जाके यहां पहुंचा। तो कितनी डिस्टेंस जानी पड़ेगी मेरे दोस्तों? L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करती है, जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करती है, तो ट्रेन को खुद की लंबाई प्लस टनल की लंबाई को क्रॉस करना पड़ता है। जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को या किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ट्रेन को खुद की लेंथ प्लस टनल की लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी। खुद की लंबाई L1 प्लस टनल की लंबाई L2 क्रॉस करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बराबर आएगा बेटा L1 प्लस L2, L1 प्लस L2। अब टनल तो चलेगी नहीं, टनल तो जहां बना दी वहां बना दी, चलेगी तो ट्रेन, ट्रेन पार करेगी, ट्रेन पार करेगी S की स्पीड से, तो बटे S। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो जब भी कोई ट्रेन किसी टनल को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? ट्रेन की लंबाई प्लस टनल की लंबाई, L1 प्लस L2 बटे ट्रेन की स्पीड S। ठीक है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो मेरे प्यारे भाई,
जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन को पार करती है सेम डायरेक्शन में। दो कॉन्सेप्ट बता रहे, कॉन्सेप्ट नंबर 3 आ गया। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो ही सवाल जल्दी जल्दी हो पाएंगे। जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन को पार करती है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मेरे प्यारे भी, सेम डायरेक्शन में। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, दिस इज ट्रेन नंबर 1। ये ट्रेन है मेरे दोस्तों दूसरी, ट्रेन नंबर 2। तो आप मुझे बताओ ये ट्रेन आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे। पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को कब पार करेगी? जब पीछे वाली ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो। जब पार करने वाली ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो, S1 का मान S2 से ज्यादा हो। ये ट्रेन नंबर, ये जो ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, ये जो ट्रेन है ये इसको तभी पार कर पाएगी जब इसकी स्पीड ज्यादा हो। क्या ऐसा हो पाएगा कि एक ट्रेन चल रही है मेरे दोस्तों ये 60 की स्पीड से, पीछे से एक ट्रेन आ रही है 25 की स्पीड से, क्या ये कभी क्रॉस कर पाएगी? इसको नहीं कर पाएगी। ये फास्ट है, स्लो, कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। तो क्रॉस तभी कर पाएगी जब पीछे से आने वाली ट्रेन की चाल आगे वाली ट्रेन से ज्यादा हो। आप बताओ, तो जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन को सेम डायरेक्शन में पार करती है तो कितना समय लगता है? देखो, पार करने के लिए मेरे प्यारे भाई, यहां से पार करने के लिए पहले खुद की लंबाई जाना पड़ेगा, फिर दूसरी ट्रेन की लंबाई जाना पड़ेगा, तब जाके पार होगी। यानी कि जब भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दोनों ट्रेन की लंबाई को क्रॉस करना पड़ता है L1 प्लस L2। आप हमें देखो ना, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से। ये ट्रेन इस ट्रेन को कब पार करेगी? पहले तो देखो यहां से, पहले देखो यहां से खुद की लंबाई को क्रॉस करके यहां आएगी, फिर दूसरी ट्रेन की लंबाई को क्रॉस करके यहां पहुंचेगी। यानी कि जब भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दोनों ट्रेन की लंबाई का सम L1 प्लस L2 डिस्टेंस चलती है, L1 प्लस L2। मेरे प्यारे भाई, चूंकि यहां दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं तो हम क्या लेंगे? रिलेटिव स्पीड लेंगे। यहां दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं मेरे प्यारे भी, तो क्या लिया जाएगा? रिलेटिव स्पीड लिया जाएगा। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? S1 माइनस S2। S1 की वैल्यू बड़ी है S2 से, तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 होगा। तो कितना समय लगेगा? L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2, L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2। आगे दूसरा केस, जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है। जब एक चलती हुई ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है, तो ये ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, इसकी लंबाई L1 है, S1 की स्पीड से चल रही है। ये दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई L2 है, S2 की स्पीड से चले, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में। ये इधर जा रही है ईस्ट, ये इधर आ रही है वेस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। तो आप मुझे बताओ, दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को पार करें, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, एक दूसरे को पार करने के लिए उन्हें एक दूसरे की लंबाई को क्रॉस करना पड़ेगा। उन्हें एक दूसरे की लंबाई L1 प्लस L2 को क्रॉस करना पड़ेगा, L1 प्लस L2। यह आ गया डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। जब ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? S1 प्लस S2। अगर ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? S1 प्लस S2। ये S1 प्लस S2 आएगा। तो टाइम बराबर L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2, L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यही बेसिक है जी मिनराज जी, यही बेसिक है। रिलेटिव स्पीड आपको आना चाहिए। मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 होता है। कहां डाउट है? जब दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पार करेंगी तो कितनी डिस्टेंस क्रॉस करनी पड़ेगी? दोनों की लंबाइयों का सम। भाई ये अभी ये बेटा, ये अभी की पिक्चर है, ये अभी की पिक्चर है। बताओ दोनों ट्रेन कब पार कर जाएंगी एक दूसरे को? दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब पार कर जाएंगी? जब ये ट्रेन इधर आ जाए, ये ट्रेन उधर आ जाए, यानी कि ये पार कर गया, ये पार कर गया मेरे दोस्तों। ये L1 वाली ट्रेन यहां आ गई, L2 वाली ट्रेन यहां आ गई, हो गया पार, ये हो गया पार। कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी मेरे प्यारे भाई? कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी? पहले L1 को खुद ये क्रॉस करना पड़ा, फिर ये क्रॉस करना पड़ा।
L1 प्लस L2 डिस्टेंस चलनी पड़ी, L1 प्लस L2। आगे जब एक ट्रेन एक चलते हुए आदमी को क्रॉस करती है, जब एक ट्रेन एक मूविंग आदमी को क्रॉस करते, एक चलते हुए आदमी को क्रॉस करती, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं। जब एक ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को क्रॉस करती है, तो देखो ये ट्रेन है, इसकी लंबाई L1 है, ट्रेन की स्पीड S1 है, ये आदमी है, ये आदमी खड़ा नहीं है, आदमी चल रहा है। तो यहां पे दो केस बनेंगे, सेम डायरेक्शन और दूसरा केस बनेगा अपोजिट डायरेक्शन। कोई फर्क नहीं है मेरे प्यारे भाई, बस सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2 लेनी है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 लेनी है, बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं। जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो कितनी लंबाई चलनी पड़ेगी, ट्रेन को खुद की लंबाई के बराबर। जैसे भाई ये ट्रेन इस आदमी को कब क्रॉस कर जाएगी, जब ये ट्रेन ऐसे आदमी के आगे आ जाएगी, आदमी के आगे क्रॉस कर जाएगी कि नहीं। तो जब भी ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो ट्रेन को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, ट्रेन को खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, खुद की लंबाई के बराबर। अगर आदमी ट्रेन की सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में अगर आदमी ट्रेन की सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड आएगा S1 माइनस S2। आदमी ट्रेन को तभी पार कर पाए, ट्रेन जो है आदमी को तभी पार कर पाएगी जब ट्रेन की स्पीड ज्यादा हो आदमी की स्पीड से। ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी आदमी की स्पीड से, तभी ट्रेन आदमी को पार कर पाएगी। तो रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2। अगर आदमी ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, आदमी इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो भैया रिलेटिव स्पीड क्या रखोगे आप, S1 प्लस S2। मैंने पहले बोला था कि जब दो ऑब्जेक्ट चलते हैं दो, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है, रिलेटिव स्पीड का। तो टाइम बराबर L अपॉन S1 प्लस S2, ये आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो जब भी ट्रेन एक आदमी को पार करेगी तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, ट्रेन को खुद की लंबाई के बराबर, खुद की लंबाई के बराबर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। डायरेक्शन सेम है तो S1 माइनस S2, डायरेक्शन अपोजिट है तो S1 प्लस S2, S1 प्लस S2। नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट और ट्रेन का लास्ट कॉन्सेप्ट, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, बताओ। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, भाई ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसकी लंबाई है L1, स्पीड है S1, ये दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई है L2, इसकी स्पीड है S2। तो ये जो पहली वाली ट्रेन है, जो पहली वाली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन में बैठे, यहां बैठा एक पैसेंजर, उस पैसेंजर को क्रॉस करते, पैसेंजर को। तो जो पहली वाली ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, ये दूसरी ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही, दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस कर रही है। जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, जब एक ट्रेन, ये पहली ट्रेन L1, दूसरी ट्रेन जो चल रही है, चलती हुई ट्रेन में किसी पैसेंजर जो बैठा हुआ उसको क्रॉस करती है, तो कितना समय लगेगा एक बार बताओ। अगर ये पैसेंजर इस ट्रेन में बैठा हुआ है, तो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है पैसेंजर भी उसी स्पीड से चल रहा होगा। भैया जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है पैसेंजर भी उसी स्पीड से चल रहा होगा, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठा है। अगर ये ट्रेन S2 की स्पीड से चल रही है तो ट्रेन को भूल जाओ कि ट्रेन है भी। अगर ट्रेन S2 की स्पीड से चल रही है तो ये आदमी भी S2 की ही स्पीड से चल रहा होगा कि नहीं होगा। तो बताओ ये जो ट्रेन है इस आदमी को क्रॉस करेगी, इस आदमी को, तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे भी ट्रेन को अपनी खुद की लंबाई L1 डिस्टेंस क्रॉस करनी पड़ेगी, L1 डिस्टेंस। यहां पे डायरेक्शन मैंने अपोजिट लिया है, S1 S2 अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2।
बात समझ में आ गई? तो जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, तो आप पैसेंजर पे ध्यान दो, ट्रेन को गायब कर दो, क्योंकि ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है उसमें बैठा पैसेंजर भी उसी स्पीड से चलेगा। अगर ये ट्रेन S2 की स्पीड से चल रही है तो इसके अंदर जो पैसेंजर है वो भी S2 की स्पीड से चलेगा। ठीक है। हम्म। है सीटना है तो भाई कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर L1/S1 + S2। ठीक है भाई मेरे। ऐ, ठीक है। इसी के साथ ट्रेन के सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। यही ट्रेन के सारे कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट ट्रेन का बनता नहीं है, बचता नहीं है, होता नहीं है। बात खत्म। तो आज मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए ट्रेन के। कल की क्लास में आपको इन कॉन्सेप्ट पे सवाल करवाऊंगा भाई मेरे। और आज मैं इतना ही छोड़ता हूं आप सभी के लिए। अब हमारी मुलाकात होगी सीधे कल। ठीक है भाई, बाय। कल हम मुलाकात करेंगे।